عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج حالی کی حالت زندگی یعنی الطاف حسین حالی کی حالت زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں اور کچھ تعلیم دہلی میں ہوئی۔ وہ اردو کے ادبی نظریے، ساز ناقد، سوانح نگار اور صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ شاعری کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا، غزل اور قصیدے کے خامیوں کو واضح کیا۔ ان کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، دردمندی اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ ان کی 4 اہم کتابیں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور سر سید کی سوانح حیات جاوید ہے۔ مولانا حالی شعر و ادب کے محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے آ سکتے ہیں۔ وہ شاعری کے لیے تخیل، مطالعہ کائنات اور مناسب الفاظ کی جستجو کو ضروری سمجھتے تھے۔ حالی کو غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت حاصل تھی، جس سے ان کی تنقیدی شعور کو جلا ملی۔ حالی نے ایک طویل نظم مدذ الاسلام مسدس کی شکل میں، مسدس یعنی 6 مصرعے پر مشتمل نظم کی شکل میں لکھی، جس کے بارے میں سر سید نے کہا کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ عزیز طلباء، آپ نوٹ کر لیں کہ الطاف حسین پورا نام اور ان کا تخلص حالی پانی پت ضلع کرنال پنجاب میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ حالی کا انتقال 31 دسمبر 1914 میں پانی پت میں ہوا۔ حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا اور بڑے بھائی کا خواجہ امداد حسین مظہر۔ آئیے ان کی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ الطاف حسین حالی کی بہت بہترین نظم ہے اور اردو شاعری میں ان کا مقابلہ، ان کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حالی اپنی نظم میں کیا کہتے ہیں۔ جنہیں نہ تعلیم کی قدر و قیمت، جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت۔ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل،
हुए सारे दावे शराफत के बातिल। इस नज़्म में उन्होंने कहा है कि बेतौजही का मतलब होता है ध्यान न देना, ताल्लुक़ न रखना, और मसल्लत मतलब छुपाया हुआ, हावी, और नकबत के माने होता है मुफलिसी, बदहाली। हाली कहते हैं इस बंद में आप सियाक़ व सबाक़ के एतबार से लिखेंगे कि यह बंद के यह अशआर अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म तालीम से बेतौजही का नतीजा से लिए गए हैं। इसकी तशरीह है पहले बंद की। हाली कहते हैं कि जिन लोगों ने तालीम की कदर व कीमत नहीं जानी और तालीम हासिल नहीं की, उन पर जहालत की तारीकी छा गई, तरह तरह की मुसीबतें उन पर आईं, मुल्क व सल्तनत ख़त्म हो गए, बादशाहों ने अपने हुकूमतें गंवा दी, जो लोग कल तक अमीर थे मुफलिस और गरीब हो गए, बड़े शरीफ ख़ानदान वाले तबाह हाल हो गए, और नौबत यह आई कि वह भीख मांगने लगे और उनकी शराफत के सारे दावे गलत साबित हुए। दूसरे बंद में कहते हैं कि न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशा में पेशावरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वह अब हैं धरे हाथ पर हाथ बैठे। इसमें जो पेशा है, पेशा का मतलब होता है वह काम जो रोज़ी कमाने के लिए किया जाए। जुल्मत के माने अंधेरा, तारीकी, और बातिल मतलब झूठ। तो इसकी तशरीह देखते हैं। सियाक़ व सबाक़ उसी तरह लिखेंगे आप। इसकी तशरीह है कि हाली कहते हैं कि तालीम न होने के वजह से मुल्क की हालत तबाह हो गई, कारीगरों के काम नहीं चलते, न पेशावरों के काम में बरकत रही, सौदागरों की तिजारत ठप हो गई, अक्सर लोगों के मकान के दरवाज़े बंद पड़े हैं, और रात दौलत समेटते थे वह अब जो दिन रात दौलत समेटते थे वह अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अगले बंद में कहते हैं वो कि हुनर और फनवा है सब घटते जाते, हुनरमंद हैं रोज़ शब घटते जाते, अदीबों के फजल व अदब घटते जाते, तबीब और उनके मतब घटते जाते, हुए पस्त सब फ़लसफ़ी और मनाजिर, न नाजिम है सरसब्ज़ उनके नासिर। इस बंद में कहते हैं हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि जहाँ इल्म से तौजीही बेतौजीही होती है, वहाँ इल्म व हुनर पर ज़वाल है, और हिंदमंद भी कम होते जाते रहे हैं, जो जाता है उसकी जगह पुर करने वाला नहीं। अदीबों के फजल व कमाल में कमी होती जा रही है, अच्छे पढ़े लिखे हकीम नहीं, इसलिए मतब जो है, मतब कहते हैं दवाखाना, और तबीब कहते हैं इलाज करने वाला हकीम, और नासिर कहते हैं फैलाने वाला, यानी किताबें छापने वाले को नासिर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो है मतब में मरीज़ों की कमी है, तमाम फ़लसफ़ी और नज़म व नस्र के लिखने वाले अहले इल्म और अहले कलम सबका ज़वाल पर है। अगले शेर में कहते हैं कि अगर एक पहनने को टोपी बनाएं तो कपड़ा वह एक और दुनिया से लाएं, जो सीने को वह सब एक सुई मंगाएं तो मशरिक़ से मगरिब में लेने को जाएं, हर एक शय में गैरों के मोहताज हैं वह, मैकेनिक्स की रो में तराज हैं वह।
इसमें कहते हैं कि हमारा यह हाल है कि अगर टोपी बनाना चाहें तो उसका कपड़ा भी किसी और मुल्क से आता है। हमारे यहाँ सुई तक नहीं बनती, वह भी मगरिब से मंगाई जाती है। हम मामूली चीज़ों के लिए दूसरों के मोहताज हैं। उन कामों के लिए हमें मशीनें तक बनानी नहीं आती। अगले बंद में कहते हैं कि जो मुरब्बत से आए न माले तिजारत, तो मर जाएं भूखे वहाँ अहले हरफत। हो तज्जार पर बंद राह मईशत, दुकानों में ढूंढे न पाएँ बज़ाअत। पराए सहारे हैं व्यापार वहाँ सब, तुफैली हैं सेठ और तुज्जार वहाँ सब। यहाँ कहते हैं, हाली फरमाते हैं कि इस बंद के अशआर ये है कि हाली फरमाते हैं कि अगर इस अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा, उन्होंने कहा, हाली ने बताया कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा। यहाँ से कच्चा माल वलायत जाता और वहाँ से सामान बनकर आता। अगर वहाँ से यह सामान न आता तो वलायत के कारीगर और दूसरे काम करने वाले भूखे मर जाते। वलायत कहते हैं, इंग्लैंड को कहते थे, तो मर जाते। वहाँ के ताजिरों की तिजारत बंद हो जाती, दुकानें सामान से खाली नज़र आती। हमसे दौलत कमा कर वह लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ के ताजिर और सेठ हमारी बदौलत अपना गुजारा कर रहे हैं। यह है तर्क तालीम की सब सज़ाएँ, व काशब भी गफलत से अपनी आएँ। मुब्दा रहे आफियत फिर न पाएँ, कि हम पनाह आने वाली बलाएँ। हवा बढ़ती जाती सरेरह गुज़र है, चरागों को फानूस बन अब ख़तर हैं। हाली कहते हैं, कि तालीम पर तवज्जो न देना या न पढ़ने के बदौलत हमें यह सब सज़ाएं मिल रही हैं जिनका ज़िक्र पहले बंदों में किया गया है। क्या अच्छा हो लोग अपने गफलत छोड़ें। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं। ऐसी बलाएं आफतें आएंगी जिनसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हमारे रास्तों में हवा बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे वह चराग जिनकी हिफाजत का कोई सामान नहीं, कहीं बुझ न जाएं। मुराद यह है कि अगर हमने तालीम हासिल न की तो फिर हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं होगा और हम इतनी पस्ती में चले जाएंगे कि कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा। लिए फ़र्द बख्शी दौरा खड़ा है, हर एक फ़ौज का जायज़ा ले रहा है। जिन्हें माहिर और करतबी दिखाता है, उन्हें बख्शता तेग व तबल व नवा है। यह बेहुनर एक कलम छुटते जाते, रिसालों से नाम उनके हैं कटते जाते। आखिर बंद में वो कहते हैं कि वक्त का हिसाब किताब रखने वाला मुंशी अपना रजिस्टर खोले खड़ा है और फ़ौज का मुआयना कर रहा है। जिन लोगों को अपने काम में माहिर और हुनरमंद समझ रहा है, उन्हें फ़ौजी साजो सामान तेगो तबल और नवा से नवाज रहा है और जिन्हें कुछ नहीं आता उनके नाम रिसालों से काटता जाता है। उनके काम कलम की एक हरकत से
छट जाते हैं, यानी अनपढ़ और बेहुनर लोगों की कोई कदर नहीं। हाली यह कहना चाहते हैं कि फ़ौज में भर्ती करते वक्त सिपाही की सलाहियत को देखा जाता है और जो आदमी फ़ौज में रहने के लायक नहीं होते उन्हें नाकारा समझकर निकाल दिया जाता है। इसी तरह उन्हीं लोगों के ज़माने में कदर होती है, उन्हीं लोगों की ज़माने में कदर होती है जो साहिबे हुनर पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ जाहिल लोग इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। नज़म का मरकज़ी ख़याल है कि इस नज़म में हाली फरमाते हैं कि तालीम की अहमियत और इसके फ़वाइद पर रोशनी डाली है और यह बताया है कि जो लोग तालीम हासिल नहीं करते वह ज़िंदगी के हर मैदान में पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में बहुत पीछे रह जाते हैं। इल्म ही से लोग आला मकाम पर पहुँचते हैं और इज़्ज़त, दौलत व शोहरत हासिल करते हैं। जो लोग तालीम से गफलत बरतते हैं फिर लोग उनसे गाफिल हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। आखिर में मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर आपके हवाले करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो ज़बां में असर कहाँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।